नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग पॉलिटी सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए यूनियन लेजिस्लेचर का एक्चुअली लास्ट लेक्चर देखेंगे, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय लेजिस्लेचर। यहाँ पे क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर लेजिस्लेचर अपना कंट्रोल जताता है, अपना कंट्रोल दिखाता है, एंड जो एग्जीक्यूटिव है उसको आंसरेबल होना पड़ता है टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। एंड इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। टूल्स जैसे कि क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि डिस्कशंस हो गए, जैसे कि मोशंस हो गए एंड रेजोल्यूशंस हो गए। ये सारे के सारे एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आने पे लाइक कीजिएगा, दिल खोल के शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आवर एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन आवर का जो प्रोविजन है वो हमेशा इस तरीके से गया है कि जब भी हाउस कन्वीन किया जाएगा, जब भी हाउस कन्वीन किया जाएगा, तो कन्वीन करते ही जो सबसे पहला आवर है, जो सबसे पहला घंटा है, वो हमेशा हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, फॉर एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का सबसे पहला जो आवर है वो हमेशा किसके लिए बुक रखा जाएगा? क्वेश्चन आवर सेशन के लिए। यानी कि उसको हमेशा स्लॉट किया गया है, हमेशा बुक किया गया है क्वेश्चन सेशन के लिए। और इसमें होगा क्या, जैसा कि इसका नाम है, इस क्वेश्चन आवर सेशन में हर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव से यानी कि मिनिस्टर से, यानी कि जो एमपीज हैं वो अब मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। उन वहां से क्वेश्चंस किए उनसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं एंड उन क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुछ एक टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, जरा एक एक करके हम लोग इनको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन जो है इसके बारे में पता कैसे चलेगा? तो जब भी जो क्वेश्चंस होते हैं इनके ऊपर एस्टेरिस्क लगा होता है। इन क्वेश्चंस के ऊपर, स्टार्ट क्वेश्चंस के ऊपर हमेशा ये एस्टेरिस्क का साइन लगा रहेगा, स्टार साइन लगा रहेगा। और इस स्टार साइन में क्या होगा कि जब भी ये क्वेश्चन मिनिस्टर के पास जाएगा तो मिनिस्टर को ओरल आंसर देना है। और ओरल आंसर देना है कहने का मतलब रिटन आंसर नहीं देना है, नॉट रिटन। तो ओरल आंसर करना है, यहाँ पे रिटन आंसर नहीं करना है। अगर ओरल आंसर किया जाना है तो क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस में फॉलो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं मान लीजिए एक मिनिस्टर हूं और मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा, मेरे से क्वेश्चन आया कि आपने जो एक्स पॉलिसी इंप्लीमेंट की है उसमें कितना आपने एक्सपेंडिचर किया। मैंने कहा लेट अस से 100 करोड़। अब आपने पूछा कि ये 100 करोड़ ही क्यों हुए और कहां कहां हुए, तो मुझे इसका फॉलो अप जवाब देना पड़ेगा। सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे? ओरल रहेंगे, एंड हमेशा ओरल ही रहते हैं। तो ओरल क्वेश्चंस में खासियत ये है कि इनके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका अनस्टार्ड क्वेश्चंस। अब इन अनस्टार्ड क्वेश्चंस में क्या होगा? इनमें एस्टेरिस्क मार्क नहीं होगा। कहने का मतलब ये स्टार मार्किंग नहीं होगी, इनको एस्टेरिस्क मार्क नहीं दिया जाएगा, और इनका जो आंसर है वो रिटन फॉर्मेट में देना होता है। और बिकॉज रिटन फॉर्मेट में देना है तो ऑब्वियसली कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं होंगे, यानी फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं। सिर्फ एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर भर आपको दे देना है, दैट्स इट, राइट। अब क्या है कि जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझना होगा कि जो पार्लियामेंट है हमारा, उस पार्लियामेंट में हमें यह समझना है कि पार्लियामेंट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। यानी कि जैसे इन क्वेश्चन आवर सेशंस में होता क्या है कि जब मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, जब मिनिस्टर्स से सवाल पूछे जाते हैं, तो उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, आंसर्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। और वो इंफॉर्मेशन फिर पब्लिश होके या फिर डायरेक्टली टेलीविजन डिबेट्स को देख के पूरी की पूरी जनता तक पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका प्रायर नोटिस देना चाहिए, दिया जाना चाहिए इनफैक्ट मिनिस्टर्स को, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को रेडी कर सके, वो उन आंसर्स को रेडी कर सके और उन आंसर्स को प्रेजेंट कर सके जब क्वेश्चन आवर सेशन में उनसे ये पूछा जाएगा। तो इसीलिए एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस मतलब क्वेश्चंस ही नोटिस के फॉर्म में दिए जाते हैं मिनिस्टर्स को, ताकि उनको समय मिल सके अपने
ऑथोरिटेटिव आंसर्स को प्रिपेयर करने का, क्योंकि एक वैलिड आंसर विद ऑल द इंफॉर्मेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन। अब देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन में क्या है कि जब भी 10 दिन से कम का समय दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन दिया जा रहा है और 10 दिन से कम का समय दिया गया, टाइम जो है यहाँ पे वो 10 दिन से कम है, ये जो नोटिस टाइम पीरियड है जो यहाँ पे दिया जा रहा था, यहाँ 10 दिन से ज्यादा, अगर 10 दिन से कम दिया गया तो फिर उसमें ही आंसर लेके आना पड़ेगा मिनिस्टर को, अथॉरिटेटिव आंसर लेके आना होगा, और वही क्या कहलाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन में जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम दिया जाता है, अलॉटेड टाइम है आंसर प्रिपेयर करने के लिए, वो 10 दिन से ज्यादा का नहीं है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन कहते हैं, राइट। एक चीज और आप लोगों को जान लेनी होगी कि ये जो क्वेश्चन आवर है पर से, ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस फ्रेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं ऑपरेशंस के, एंड प्रोटोकॉल्स जो है यहाँ पे ऑपरेशन के, मतलब यहाँ पे जो भी कार्य शैली रहेगी लोकसभा की, पार्लियामेंट की, उसमें इनका मेंशन है, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स का मेंशन है। सो दैट इज व्हाई ये लेजिस्लेटिव बिजनेस में आते हैं, भले ही इनको मेंशन ना किया गया हो, बट ये लेजिस्लेटिव बिजनेस में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो इनका लेजिस्लेटिव बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रहता है और हमेशा रहेगा। So that is your question hour and the types of questions. Next है हमारा जीरो आवर। तो ये हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो आवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये जान लीजिए ये इंडिया का ही एक इनोवेशन है, ये एक इंडियन इनोवेशन है, मतलब कि ये ब्रेन चाइल्ड है इंडिया का ही, भारत में ही इसे फॉलो किया गया और किसी कॉन्स्टिट्यूशन में है ये है भी नहीं। तो देखिए क्या होता है कि जब हमने देखा कि जब भी पार्लियामेंट कन्वीन हुआ, शुरुआत हुआ, तो पहला आवर क्या है, पहले आवर सिटिंग क्या है, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आवर है। उसके बाद में फिर एजेंडा होते हैं, एजेंडा ऑफ हाउस। अब एजेंडा ऑफ हाउस क्या है, एजेंडा ऑफ हाउस का मतलब है कि जैसे आज मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर बिल पे डिस्कशन किया जाएगा, ये डिसाइड हो गया, ये आज का एजेंडा है, और उसके बाद में किसी वाई बिल पे डिस्कशन होगा, उसके बाद किसी जी बिल पे डिस्कशन होगा, तो ये एजेंडास हैं, प्रोग्राम ऑफ द हाउस, उस दिन का दिनचर्या है, प्रोग्राम है कि उस दिन क्या किस किस चीज पे डिस्कशन होने वाला है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहीं पे बीच में फिट किया गया है जीरो आवर, यानी कि जब क्वेश्चन आवर से एजेंडा ऑफ द हाउस की तरफ मूव करते हैं तो जीरो आवर यहां पे आता है, और ये जो जीरो आवर है, इस जीरो आवर में, जीरो हाउस लिखा गया, जीरो आवर है ये, राइट। इस जीरो आवर में क्या होगा, जीरो आवर में एमपीज को पूरा हक है कि वो क्वेश्चंस रेज करें, ठीक है, बिना किसी नोटिस के, विदाउट नोटिस, तो इम्प्रॉम्प्टू होते हैं थोड़े से ये, है ना। और ये बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा, एंड यहाँ से पता चलता है कि मिनिस्टर कितना इंफॉर्मेटिव है, और मिनिस्टर को खुद के ही डिपार्टमेंट के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई जीरो आवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हम बोले रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है, कहीं पे भी इसे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, राइट। बट ये इंडियन इनिशिएटिव है, एंड इसे हम 1962 के बाद से फॉलो कर रहे हैं, इसे हम लोग 1962 के बाद से फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसीलिए रखता भी है। तो ये जीरो आवर है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोशंस एंड रेजोल्यूशंस की। तो मोशंस एंड रेजोल्यूशंस में हम लोग सबसे पहले मोशन ऑफ द हाउस समझ लेते हैं। तो देखिए, मोशन और कुछ नहीं, ओपिनियन है हाउस का, किसी भी चीज को लेके हाउस का मत क्या है, यानी कि जो हाउस मतलब घर नहीं, हाउस का मतलब है यहाँ पे कि जो पार्लियामेंट है वो क्या सोचता है किसी भी टॉपिक के बारे में।
सो दैट इज द मोशन। मोशन क्या है? ओपिनियन ऑफ द हाउस, राइट। तो मोशन के कितने टाइप्स हैं? 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जिनमें मोशन को बांट सकते हैं। पहला है सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव का दूसरा मतलब सेल्फ सफिशिएंट भी है, यानी कि ये अपने आप में सफिशिएंट है। और अगर हम लोग इसकी लिटरल टेक्स्ट की बात करें तो इसका मतलब है स्टैंड्स ऑन इट्स ओन लेग्स। स्टैंड्स ऑन इट्स ओन लेग्स, यानी कि इसे किसी की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंट ऑन नथिंग, इसको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो हाउस है उसका ओपिनियन है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना हो रही है, संविधान की अवहेलना की जा रही है राष्ट्रपति द्वारा, तो उनको इम्पीच किया जाए। तो उनको इम्पीच करने के लिए एक मोशन पास करना होगा, तो वही कहलाएगा इम्पीचमेंट मोशन। और इस इम्पीचमेंट मोशन को अगर देखा जाए तो ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये मोशन एक बार पास हो गया तो पास हो गया। ये मोशन क्या है? इम्पीचमेंट मोशन। सब्सटेंटिव मोशन क्यों है? क्योंकि ये ओपिनियन किसी पे डिपेंड, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। और दूसरा है जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है? ऑपोजिशन। देखिए ऑपोजिशन के 50 मेंबर्स, अगर ओपोजिशन के 50 मेंबर्स साइन करके एक नोटिस देते हैं किसको? स्पीकर को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो उसके बाद में क्या होगा कि ये चला गया लोकसभा स्पीकर के पास में। अब क्या होगा? इस पे डिस्कशन होगा और डिस्कशन के बाद में वोटिंग होगी, डिस्कशन के तुरंत बाद में वोटिंग होगी। अब अगर वोटिंग के दौरान दो चीजें हो सकती हैं, या तो सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो जाए या फिर इसे रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उसकी मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, एंड बिकॉज उसकी मेजॉरिटी नहीं है तो सारे के सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा। तो ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन। एंड अगर ये रिजेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट सरवाइव करेगी। इसी का काउंटर है कॉन्फिडेंस मोशन भी। अब जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय ऑपोजिशन, कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। अब अगर ये कॉन्फिडेंस मोशन, अब देखिए इसमें जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि कॉन्फिडेंस मोशन संजीव रेड्डी, जो नीलम संजीव रेड्डी, एनएस रेड्डी, ये प्रेसिडेंट थे उस समय के भारत के। तो एनएस रेड्डी साहब ने, प्रेसिडेंट ने, जो चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट थी, चौधरी चरण सिंह गवर्नमेंट को ये कहा कि आप एक काम कीजिए, कॉन्फिडेंस मोशन लाइए और ये प्रूव कीजिए कि आपकी मेजॉरिटी है लोकसभा में। तो फिर उनको ये करना पड़ा था, यानी कि अगर कॉन्फिडेंस मोशन सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है तो गवर्नमेंट सरवाइव करेगी, अदरवाइज अगर ये फेल हो गया, रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सब्सटेंटिव मोशन के एग्जांपल्स हैं। क्यों? क्योंकि इम्पीचमेंट हुआ, या फिर हम यूं कहें कि कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन हुए, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। ये अगर हाउस का ओपिनियन है तो है, इसमें किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए मान लीजिए कि एक सेंसर मोशन पास होता है, सेंसर मोशन, किसी एक एक्स मिनिस्टर ने कुछ अपशब्द कहे या कुछ संसदीय भाषा का प्रयोग किया संसद भवन में, लोकसभा में, लेट अस से, तो ऑपोजिशन मेंबर्स ने उनके खिलाफ सेंसर मोशन लेके आए। तो ऑपोजिशन में अभी मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, या फिर सपा है, और एआईडीएमके है, बहुत सारी अदर पार्टीज हैं। तो ये सारी पार्टीज थी। कांग्रेस के एक मेंबर ने सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस किया। ये लोग कन्विंस नहीं थे कि नहीं हम नहीं लेके आएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हम इससे कन्विंस नहीं है कि सेंसर मोशन लेके आ रहे हैं आप,
आप इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन में लेके आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो क्या करना होगा इनको, सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस हो गया, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन से ये सेंसर मोशन क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। अब जो डिस्कशन होगा दोनों पे होगा, जो डिस्कशन किया जाएगा वो दोनों पे, सेंसर मोशन पे भी और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे भी, दोनों पे ये डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन जो वोटिंग होगी वो वोटिंग हमेशा इस सब्सटीट्यूटेड मोशन पे ही होने वाली है। किस पे होगी, हमेशा सब्सटीट्यूटेड मोशन पे। यानी जिससे सब्सटीट्यूट किया गया है पिछले वाले मोशन को, उस पे वोटिंग होने वाली है, डिस्कशन दोनों पे होगा, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें आता है सब्सिडियरी मोशन। अब ये सब्सिडियरी मोशन क्या है, देखिए ये सब्सिडियरी मोशन जो है सब्सटेंटिव का जस्ट उलट है, यानी कि इसके कोई लेग्स नहीं होती, ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, नॉट सेल्फ सफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट है। सेल्फ सफिशिएंट नहीं है मतलब डिपेंडेंट है। सो इट डू नॉट स्टैंड ऑन, डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, किसी और चीज पे डिपेंडेंट है ना। तो एक्चुअली जो ये सब्सिडियरी मोशन है, इस सब्सिडियरी मोशन के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, 3 अलग अलग टाइप्स हैं बेसिकली, जिनमें से पहला है एंसिलरी मोशन, है ना। अब एंसिलरी मोशन क्या है, ये एंसिलरी मोशन जो है ये किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सम बिजनेस, सम अदर बिजनेस। अब इसका एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। सम अदर बिजनेस पेंडिंग ऑन द हाउस, ऑन द हाउस, राइट। और लेट अस से किसी मोशन पे डिस्कशन चल रहा है, किसी एक मोशन पे डिस्कशन चल रहा है, मान लीजिए कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इस पे डिस्कशन चल रहा है, एक मेंबर उठते हैं और कहते हैं कि स्पीकर सर, स्पीकर महोदय, मैं एक सब्सिडियरी मोशन लेके आना चाहूंगा। स्पीकर महोदय पूछेंगे कौन सा सब्सिडियरी मोशन, बोले एंसिलरी मोशन। अच्छा, क्या चाहते हैं आप, मैं ये चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है इसको रेफर कर दिया जाए सेलेक्ट कमिटी, सेलेक्ट कमिटी में, ठीक है, इसे सेलेक्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट में रेफर कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस बिल को डिस्कशन में ना लेके सेलेक्ट कमिटी में डाल दिया जाए, यानी कि ये बिजनेस पेंडिंग है और इस पेंडिंग बिजनेस को, ये डिपेंड कर रहा है इस पेंडिंग बिजनेस पे, यानी कि ये मोशन डिपेंड कर रहा है इस पेंडिंग मोशन पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो कि पेंडिंग है अभी, उस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। सेलेक्ट कमिटी में तभी भेज सकते हैं ना जब ये पेंडिंग हो, जब ये पास हो चुका है तो आप कैसे भेज सकते हैं, इसीलिए एंसिलरी मोशन है, ठीक है। तो खुद का इसका कोई वो नहीं है, डिपेंड करता है। दूसरा, दूसरा है सुपरसीडिंग मोशन। अब मान लीजिए वही यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पे बात चल रही है, एक मेंबर उठते हैं कहते हैं कि सर मुझे सब्सिडियरी मोशन लेके आना है। अब वो सब्सिडियरी मोशन में पूछेंगे कौन सा, बोले सुपरसीडिंग मोशन। अच्छा, क्या चाहिए आपको, बोले मैं इस यूनिफॉर्म, मैं चाहता हूं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की बजाय पहले लैंड एक्विजिशन बिल पे बात कर ली जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल लैंड एक्विजिशन बिल पेंडिंग है, पहले इस पे बात कर ली जाए। तो ये भी पेंडिंग पे ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन किस पे, डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स, समथिंग एल्स प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, यानी दोनों अभी पेंडिंग है पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि एक पे रोकिए, स्टॉप प्रेजेंट डिस्कशन एंड स्टार्ट अनदर। अगर ये पास हो जाता है सिंपल मेजॉरिटी से तो फिर क्या किया जाएगा, दूसरे पे डिस्कशन किया जाएगा, अदरवाइज इसी को कंटिन्यू किया जाएगा। तीसरा है अमेंडमेंट मोशन। अब ये क्या चीज है,
जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है अमेंडमेंट, ये चेंज लाने की बात करता है, ये मोशन चेंज लाने की बात करता है। ठीक है, कैसे? ये मॉडिफाई करता है किसको? एंसिलरी मोशन को। जैसे कि यहां पे ही इसी एग्जांपल को हम ले लें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पे बात चल रही थी, एक मेंबर उठे, उन्होंने कहा कि सेलेक्ट कमेटी, दूसरे मेंबर उठते हैं, वो कहते हैं नहीं सर मुझे अमेंडमेंट मोशन पास कराना है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि इसे जॉइंट कमेटी में भेजा जाए, इसे स्टैंडिंग कमेटी में ना भेज के जॉइंट कमेटी को रेफर किया जाए, या इन्होंने कहा जॉइंट कमेटी को रेफर किया जाए, तो ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाए। राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रेजेंट मोशन है उसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट हैं, ये सब्सटेंटिव की तरह नहीं है कि सेल्फ डिपेंडेंट, नहीं, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। राइट? नेक्स्ट इज एडजॉर्नमेंट मोशन। अब ये क्या चीज है? ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, ये बहुत ही अद्भुत एक डिवाइस है, एक बहुत ही यूनिक, हम यूं कहें, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। कैसे? ऑफ लोकसभा। देखिए कैसे। मान लीजिए अभी डिस्कशन हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पे फॉर एग्जांपल डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कहीं किसी कोने, भारत के कोने में कोई हिंसा हो जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो कि ग्रेव पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, राइट? तो उस समय क्या होगा कि मेंबर्स क्या करेंगे? एडजर्नमेंट मोशन पास करेंगे। कैसे? 50 मेंबर्स नोटिस भेजेंगे एंड उठ के कहेंगे कि डियर मिस्टर स्पीकर, आप इस डिस्कशन को रोकिए, एडजर्न कीजिए। एडजर्नमेंट के बारे में पता है आपको कि एक निश्चित काल के लिए उस डिस्कशन को रोक देना, और हम इस दूसरे डिस्कशन को लेना चाहते हैं। अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ तो डिस्कशन इस पे चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे एक ही मैटर, ओनली वन मैटर विल बी डिस्कस्ड। डिस्कशन में एक ही मैटर रहेगा। ठीक है, एक से ज्यादा मैटर पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो ऑनगोइंग डिबेट है उसको टाल दिया जाएगा। ऑनगोइंग डिबेट एडजर्न। ठीक है, किस लिए? टू टेक अप ए मैटर ऑफ इमेंस, यानी बहुत अधिक, इमेंस पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, एक इमेंस पब्लिक इंटरेस्ट के टॉपिक को उठाने के लिए एक बार एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट अगर हो गया ये, तो फिर जो बाकी का एजेंडा ऑफ द हाउस है, एजेंडा ऑफ द हाउस, इसको क्या कर दिया जाता है? पोस्टपोन कर दिया जाता है ना? ये बैक सीट ले लेता है, राइट? और एडजर्नमेंट हुआ तो कितने समय के लिए? एट लीस्ट 2.5 घंटे के लिए, 2.5 hours, यानी 2-2.5 घंटे से कम डिस्कशन नहीं होगा इस पे, कम से कम 2.5 घंटे होना है ना? उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एक और, कि इसे जो ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर हम बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस्ड मैटर को नहीं उठाना है इन द सेम सेशन, कैन नॉट बी टेकन अप। यानी कि एडजॉर्नमेंट मोशन से आप पहले ही इसी सेशन में जो डिस्कस्ड मैटर है उसको नहीं उठा सकते, राइट? उसके अलावा जो अंडर ज्यूरिसडिक्शन या फिर हम बोले अंडर एडजुडिकेशन मैटर है इन कोर्ट, उसको डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरीके से वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, है ना? कांट बी टेकन अप। बाकी आप कर सकते हैं इसके अलावा, राइट? अब एक बात समझिएगा, एक बार जब इसका डिस्कशन खत्म हो जाता है, जो डिस्कशन ओवर हुआ,
तो इस डिस्कशन के ओवर होते से ही फिर यहाँ पे वोटिंग की जाएगी, और अगर वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी से ये पास हो गया तो फिर सेंचर हो जाएगा तुरंत। इसका मतलब है सेंचर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। अगर सेंचर हुआ तो फिर इन्हें कॉन्फिडेंस मोशन सीक करना पड़ेगा, और क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस मोशन मिल गया इन्हें, तब तो ये सरवाइव कर जाएंगे, अदरवाइज इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और नोट कीजिएगा कि ये एडजर्नमेंट मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, या फिर हम यूं कहें कि सेंचर मोशन, ये जितने भी मोशंस हैं, ऑल आर पास्ड इन, ऑल आर टेकन इन लोकसभा, नॉट राज्यसभा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे होती है, लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं। इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे है, लोकसभा में है। सो दिस इज एडजर्नमेंट मोशन। नाउ नेक्स्ट वी कम टू आवर लास्ट टॉपिक, रेजोल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि रेजोल्यूशन क्या है। तो ये रिजॉल्व ऑफ द हाउस को बताता है। रिजॉल्व मतलब निश्चय, वो क्या बता रहा था, मूड बता रहा था, मोशन। ये रिजॉल्व बताता है निश्चित रूप से जो मन में है हाउस के। प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन पास्ड बाय नॉन मिनिस्टर, ठीक है। मान लीजिए कोई एक नॉन मिनिस्टर, अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही मान लीजिए रवि किशन है, वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक रेजोल्यूशन पास करना चाहता हूं कि हमारा जो पाकिस्तान है उसे एक एनिमी स्टेट घोषित किया जाए। अगर ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो पाकिस्तान विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एनिमी स्टेट। चाइना को हम एनिमी स्टेट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो चाइना विल बी डिक्लेयर्ड एन एनिमी स्टेट। तो नॉन मिनिस्टर, चाहे वो सेम गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों ना हो, लेकिन नॉन मिनिस्टर है, तो ये नॉन मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन के कैटेगरी में आएगा, ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हमेशा मिनिस्टर के द्वारा दिया जाएगा, है ना, ये किसी मिनिस्टर द्वारा ही पास किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि ये बात है 2011 की, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एकदम जोरों शोरों पे था और जगह थी रामलीला मैदान। और उस रामलीला मैदान में क्या हो रहा था कि श्री अन्ना हजारे जी, अरविंद केजरीवाल जी, किरण बेदी जी, ऐसे लोग अनशन पे बैठ गए। उन्होंने कहा पहले कि आप लोकपाल बिल पास कीजिए, करप्शन बहुत ज्यादा है, एंड लोकपाल बिल ही नहीं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल आपको लेके आना होगा। गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी, इन्हें अनशन पे बैठना पड़ा। उसके बाद गवर्नमेंट को टेंशन हुई, पहुंचे इन्हें मनाने के लिए, और मनाने के बाद इन्होंने एश्योर किया। लेकिन अन्ना हजारे जो कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड वेटरन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, आप एक रेजोल्यूशन लेके आइए कि आप स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल लेके आएंगे। उसी के जवाब में प्रणब मुखर्जी जो कि उस समय मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंस ऑफ द हाउस मोशन टू ब्रिंग स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल पास हुआ, जिससे कि गवर्नमेंट को बाद में लोकपाल बिल लेके आना पड़ा। तो मोशन नहीं, रेजोल्यूशन चाहिए, ये डिमांड थी अन्ना हजारे जी की, और जिसको माना गया। और ये जो सेंस ऑफ द हाउस है, ताकि स्ट्रॉन्ग लोकपाल बिल पास हो सके, इसको पास करवा दिया गया। उसके बाद आया स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। अब स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन क्या होता है, देखिए, स्टैट्यूटरी का मतलब है अकॉर्डेंस विद लॉ, अकॉर्डेंस विद द लॉ, या फिर हम यूं बोलें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है प्रोविजन,
उसके अनुसार अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल सीएजी को रिमूव करना है, तो जो रेजोल्यूशन एक मोशन आया, उस मोशन को पास करा दिया गया, तो वो स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन बन गया, क्योंकि अब ये बाइंडिंग हो चुका है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो सीएजी को रिमूव करे। ठीक है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको रिमूव करने के लिए मान लीजिए एक मोशन पास हुआ, और मोशन पास होते ही किसका रूप ले लिया उसने? स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन का। तो स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग हो जाता है, गवर्नमेंट पे ये बाइंडिंग है कि उन्हें इस पे काम करना ही होगा। ये दोनों बाइंडिंग नहीं है, ये बाइंडिंग है। सॉरी, सो दिस इज योर स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। एंड इस तरीके से वेरियस टूल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय द लेजिस्लेचर समाप्त होते हैं। बहुत डिटेल में हमने सबको देखा, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।